हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फौलादी एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल फौलादी एग्जाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों, लाइक भी कर दिया करें। तो आज 16 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को आपदा राहत सामग्री की एक खेप सौंपी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा नेपाल। तो अभी नेपाल को भारत ने आपदा राहत सामग्री की एक खेप भेजी है। तो भारत सरकार की तरफ से राहत सामग्री की ये जो खेप भेजी गई है, ये भारतीय दूतावास मिशन के उप प्रमुख जो हैं नामग्या सी खम्पा ने भारत सरकार की ओर से सामग्री नेपाल इंडिया वुमेन फ्रेंडशिप सोसाइटी की अध्यक्ष जो हैं हमारी चंदा चौधरी को सौंपी है। और अभी फिलहाल में नेपाल के कुछ जिले जो बाढ़ से प्रभावित हुए थे, इसी के मद्देनज़र भारत ने ये जो राहत सामग्री की खेप है, इसे भेजा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे भारत के द्वारा जो ये राहत सामग्री भेजी गई है नेपाल को, ये अभी वहाँ पर नेपाल के जो कुछ ज़िले थे वो बाढ़ से प्रभावित हो गए थे, इसी कारण भारत ने ये राहत सामग्री भेजी है। तो मैं यहाँ आपको नेपाल के बारे में बता दूँ, इसकी कैपिटल काठमांडू है, इसकी करेंसी है नेपाली रुपया। और यहाँ पर देखो, काठमांडू में एक सार्क का हेडक्वार्टर भी है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आ जाता है। तो ये कहाँ है? ये काठमांडू नेपाल में है। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रधानमंत्री की हालिया 3 प्रमुख परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों, इसमें फर्स्ट और सेकंड वाला सही है, जबकि थर्ड वाला हमारा गलत है ऑप्शन। ये इस तरह का क्वेश्चन आता है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो फर्स्ट और सेकंड वाला सही है, जबकि थर्ड वाला गलत है। मैं आपको इसके बारे में बता दूं, 193 किलोमीटर लंबी दुर्गापुर बांका पाइपलाइन खंड जो पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का एक हिस्सा है, जो कि ये सही है फर्स्ट वाला ऑप्शन। और सेकंड वाला है, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट पूर्वी चंपारण और बांका में खोले जाएंगे, सेकंड वाला ऑप्शन भी सही है। और थर्ड वाला है हमारा, ये परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में घोषित की गई है, जबकि ये गलत है। ये पश्चिम बंगाल में नहीं घोषित की गई, इसे बिहार में घोषित किया गया है। तो दोस्तों, ये हमारे 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। और फोर्थ का क्वेश्चन ऑप्शन आता है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, इसमें आपको बताना पड़ता है। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति ने आभासी न्यायालय या न्यायालयों द्वारा सुनवाई की कार्यप्रणाली पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो दोस्तों, इसका आंसर हमारा ए है, कार्मिक लोक प्रशासन कानून और न्याय संबंधी समिति। तो कार्मिक लोक प्रशासन कानून और न्याय संबंधी समिति के द्वारा आभासी न्यायालय न्यायालयों द्वारा सुनवाई की कार्यप्रणाली पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के जो कोविड परिदृश्य के पश्चात भी आभासी न्यायालयों को जारी रखा जाए, ट्रैफिक चालान तथा अन्य जो छोटे अपराध हैं उनसे संबंधित एक निश्चित श्रेणी के मामलों को नियमित अदालत से आभासी अदालत में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। मतलब जो छोटी श्रेणी के अपराध हैं उन्हें नियमित जो अदालत है हमारी, उससे हटाकर जो आभासी अदालत है उसमें स्थानांतरित कर दिया जाए, जिससे कि हमारा काम भी ना रुके। इसे कोविड 19 के मद्देनज़र रखा गया है। और जो दूसरे नियमित अदालत में जो लंबित मामले हैं उन्हें में काफ़ी कमी आएगी। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के एक अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन मीथेन ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा बी, कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है, अभी हाल ही में एक अध्ययन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर मीथेन ईंधन का एक उत्कृष्ट भंडार है। तो ये अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में यह पाया गया है कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में जाने वाला मीथेन पाया जो जमा मीथेन है, वहाँ पर मीथेन हाइड्राइड एक समृद्ध स्रोत है जो मीथेन गैस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करता है। और दोस्तों, कृष्णा गोदावरी बेसिन देश कहाँ पर स्थित है? तो देश के पूर्वी तट आंध्र प्रदेश में कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के कुल 50,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल फैला हुआ है। तो ये जो हमारा कृष्णा गोदावरी बेसिन में है, ये पूर्वी आंध्र प्रदेश के तट पर है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने खान मंत्रालय की NPV शुल्क माफी मांग याचिका को खारिज कर दिया है? तो इसका आंसर है ए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा NPV शुल्क माफी की जो मांग याचिका थी, उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। अब दोस्तों, ये NPV क्या है? तो यह उस मूल्य के मौद्रिक सन्निकटन
से है जो वन भूमि के किसी भाग को नष्ट किए जाने के कारण खो दिया जाता है। अब इस मांग का कारण क्या था? तो अन्वेषण के लिए चुने गए सभी क्षेत्रों को खदानों में परिवर्तित नहीं किया गया है, बल्कि इनमें से जो मात्र 1% पर ही खनन के लिए परिवर्तित किया गया है। इसी कारण इसमें जो मांग थी, इसी का कारण था ये। तो दोस्तों, इसे खारिज क्यों किया गया है? तो पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार इस तरह की छूट देना अनुचित होगा। तो इसी के कारण, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली CPGRAMS के साथ जोड़ा जाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर हमारा डी है, जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर को ये जो CPGRAMS प्रणाली है, इसके साथ जोड़ा जाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। और दोस्तों, जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं, उनके लिए नागरिकों को देश के किसी भी भौगोलिक हिस्से से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है ये। अब अभी इसे पायलट बेसिस पर जम्मू कश्मीर और जो रियासी ज़िले हैं उनमें शुरू किया जा रहा है। अभी केवल पायलट बेसिस पर इसे स्टार्ट किया जा रहा है। और केंद्रीयकृत GRAMS क्या है? तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं, यह एक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय का सार्वजनिक शिकायत निदेशालय है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 7th नंबर का क्वेश्चन है कि यूनिसेफ द्वारा भारत में बाल अधिकार अभियान के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा बी, भारत में बाल अधिकार के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में आयुष्मान खुराना को चुना गया है। तो यूनिसेफ द्वारा जो आयुष्मान खुराना को बच्चों के प्रति हिंसा समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चुना गया है, क्योंकि वर्तमान में कोविड-19 के कारण तालाबंदी और महामारी से जो बच्चों के दुरुपयोग का खतरा है वह बढ़ गया है। और वैश्विक स्तर पर इस अभियान का चेहरा फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम है। तो दोस्तों, जो वर्ल्ड लेवल पर इसके जो खिलाड़ी, जो इसका चेहरा है, जो इसमें प्रतिनिधि जो इसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, वो हैं हमारे फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम। और यूनिसेफ के बारे में आपको बता दूं, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके हेड हैं हेनरिटा H4। और दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसकी फुल फॉर्म है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सरकारी निकाय ने मल्टी कैप फंडों पर सीमा निर्धारित कर दी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा डी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा मल्टी कैप जो थे उन पर सीमा निर्धारित कर दी गई है। अब मल्टी कैप फंड क्या है? तो मल्टी कैप फंड वे हैं जो अपने निवेश को 3 श्रेणियों, छोटे, मध्यम और बड़े कैप में विस्तारित करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे सेबी के बारे में बता दूं, इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसके जो स्थापना हुई थी वो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके चेयरमैन है अजय त्यागी। और मैं आपको तो दोस्तों, ये सेबी की यहाँ पर मैंने आपको सेबी के बारे में बता दिया है। इसकी फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके चेयरमैन है अजय त्यागी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हमारा है ए, 14 सितंबर को। तो भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब ये किस लिए मनाया जाता है? तो यह हिंदी दिवस हिंदी के प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। जिस दिन हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था, उस दिन बेहर राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन था, जिन्हें भारतीय संविधान की मूल अंतिम पांडुलिपि में चित्रण के लिए जाना जाता है। तो ये हिंदी दिवस के बारे में मैं आपको बता दूं, इसे 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत के से निर्णय लिया कि हिंदी भारत की एक राजभाषा होगी। इसीलिए इसे 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका मनाने का कारण यही था। 14 सितंबर 1949 को इसे लागू किया गया। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के सदस्यों ने चुनाव में रोहिंग्या की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस देश से आग्रह किया है? तो इसका आंसर है सी, तो म्यांमार से। तो अभी फिलहाल में म्यांमार से जो रोहिंग्या चुनाव थे उनमें भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कुछ देशों ने आग्रह किया था, जो थे फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, ट्यूनीशिया, डोमिनिकन गणराज्य, एस्टोनिया,
ब्रिटेन और अमेरिका सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के जो 8 सदस्य हैं, उन्होंने म्यांमार से आग्रह किया कि रोहिंग्या नवंबर में होने वाले आम चुनाव में भाग लेना सुनिश्चित करें। तो रोहिंग्या मुद्दा क्या है, मैं आपको बता दूं, यह रोहिंग्या मुस्लिम और राखीन बौद्ध समुदायों के बीच म्यांमार के राखीन राज्य के उत्तरी भाग में जारी संघर्ष है। वो भारत, बांग्लादेश और मलेशिया जैसे देशों में शरणार्थियों के रूप में फैले हुए हैं। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और दोस्तों इसका जो कार्यालय इसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। अब यूएनएससी के बारे में, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर म्याम तो दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर मैंने बता ही दिया न्यूयॉर्क में। तो दोस्तों इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। सो थैंक्स गाइज।